The second is potential entry of the new competitors. 4 फर्म्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, 5, 10, 15 जितनी भी हैं, नई फर्म के आने में कितनी आसानी है या कितनी मुश्किल है। अब देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँ कि आप कोला इंडस्ट्री में जाएँगे या टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो आपके लिए निस्बतन कौन-सी आसान है? तो आपने सबने कहा था जी बेवरेजेज़ इंडस्ट्री जो है ये निस्बतन आसान है। तो क्या कहेंगे हम कि जो पोटेंशियल एंट्री है, यानी जो एंट्री है इस फर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो आसान है या मुश्किल? तो कोला इंडस्ट्री में आसान है बनिस्बत टेलीकॉम इंडस्ट्री के। तो याद रखें, जिस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना बहुत मुश्किल हो, वहाँ का कंपटीशन कम होगा, और जिस इंडस्ट्री में एंट्री बड़ी आसान हो, वहाँ पे तो कोई भी आके आ जाएगा और कंपटीशन का लेवल बढ़ा देगा। सो द बैरियर टू एंट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बैरियर्स हैं? तो अगर हम बात करें टेलीकॉम के लिए, तो बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं। मिसाल के तौर पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स, इतने टावर्स लगाना, इतने टेक्निकल एक्सपर्ट लाना, इंजीनियर्स लाना, मुख्तलिफ किस्म के टेलीकॉम इंजीनियर्स लेकर आना, फिर इतने ऑफिसेज़ का नेटवर्क बनाना, फिर इतना ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग के बंदे लाना, ये सारे बैरियर्स हैं। और इतनी ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, और दूसरी तरफ एक छोटी-सी फैक्ट्री लगाना है, तो वो आपने बस एक जो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया और चंद मशीनें लाई, और जो है वो 50-60 लोगों से या 100 लोगों से आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे बैरियर्स कहाँ हैं? क्या-क्या बैरियर हो सकते हैं? नीड टू गेन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्विकली। सबसे पहले ये है कि जी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये होता है कि जब आप किसी बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करते हैं कुछ, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। यानी एट व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एट ए मास लेवल, यानी मास प्रोडक्शन करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती है। अब ज़ाहिर है जो नई फर्म आएगी वो तो मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो तो थोड़ा-थोड़ा प्रोड्यूस करेगी मार्केट की डिमांड के हिसाब से। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है वो तो मिलियंस ऑफ यूनिट्स में या थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो उनके पास ऑलरेडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। सादा लफ्ज़ में वो एक चीज़ अगर 5 रुपए की प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके लिए वो चीज़ 5 रुपए में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप शायद 50 यूनिट बनाएँ, 100 बनाएँ, 1000 बनाएँ, वो जो है 50-50 हज़ार और 1-1 लाख बना रहे हैं, तो उनको खर्चा कम आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है नई फर्म के लिए। नीड टू गेन टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी लेकर आना जितनी उनके पास है, और स्पेशलाइज़्ड ना हो, इतनी एक्सपर्टीज़ लेकर आना जितनी उनके पास है, इतने इंजीनियर्स या इतने एक्सपर्ट लोग लेके आना। फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके पास 10, 15, 20, 50 साल का एक्सपीरियंस है, आप अभी नए-नए आए हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, उनका कस्टमर लॉयल है क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है। आप नए मार्केट में आए हैं, आपको कौन अभी जानता है? लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह-वगैरह। तो ये सारे बैरियर्स हैं। जिस इंडस्ट्री में ये बैरियर्स होंगे, वहाँ पे एंट्री मुश्किल होगी। जितनी एंट्री मुश्किल होती है, उतना लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कम होगा। अब अगर बिस्किट ही बनाने हैं, तो बिस्किट में कस्टमर लॉयल्टी क्या होगी? कोई आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी बस मैं तो बस सुपर बिस्किट के अलावा कोई बिस्किट खाता ही नहीं हूँ। आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं यार सुपर बिस्किट दे दो, वो कहता है सुपर तो नहीं है, तो आप कहते हैं अच्छा चलो यार मारी दे दो, या कोई और बिस्किट दे दो, या जैसे टॉफ़ी लेने जाते हैं, आप कहते हैं यार फलाना टॉफ़ी दे दें, चॉकलेट दे दो, वो कहता है ये नहीं है, कहते हैं अच्छा यार ये दे दो। तो मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी लॉयल्टी नहीं होती, इतना कोई बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए, इतनी कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए, और आप थोड़ी-सी प्रोडक्शन करके भी आप गाँव से, छोटे शहरों से स्टार्ट ले सकते हैं। इसी तरह क्वालिटी, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग एटसेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। अब ये देखना होता है कि किस इंडस्ट्री में ये बैरियर्स मौजूद हैं, वहाँ पर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कम होगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। थर्ड जो फोर्स है हमारे पास वो है पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट कितने हैं? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? यानी इस प्रोडक्ट के और नेमुल बदल क्या है? अब इसकी आसान एग्जांपल ले लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार साबुन मार्केट में कितने अवेलेबल हैं, आप ज़रा नाम लें, तो आपके पास एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी कि जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लाइफबॉय भी है, सेफगार्ड भी है, लक्स भी है, पामोलिव भी है, कैपरी भी है, और पता नहीं कितने हैं, ठीक है? तो गोया देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल।
अगर एक नहीं है तो आप दूसरा को ले सकते हैं, दूसरा नहीं है तो तीसरा ले सकते हैं, तीसरा नहीं है तो चौथा ले सकते हैं। यही हाल बिस्किट्स का है, कैंडीज़ का है, टॉफ़ीज़ का है, और कोई भी आप देख लें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या हम कहेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई क्लोज नेबल बदल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो फिर क्या होगा? जब उस सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस का क्या बनेगा? उसकी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो? कम हो जाए, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? इसलिए कम हो जाएगी, यस एग्जैक्टली नादिर यू आर राइट, इसलिए कम हो जाएगी कि लोग फिर सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर क्या हो, आपकी प्रोडक्ट का यानी इंडस्ट्री में जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कोई भी बंदा किसी भी वक्त इजीली स्विच कर सकता है, तो फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा आता है। आप मेकअप को देख लें, तो मेकअप में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है ना? तो मेडोरा है, क्यूने है, और पता नहीं, मुझे तो इतने ज़्यादा नहीं पता, ख़वातीन को ज़्यादा मालूम होते हैं। तो बहरहाल इतने ब्रांड्स हैं, और ब्रांड का इस तरह से पता लगता है कि आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे चले जाएँ, तो एक लाइन लगी होती है लिपस्टिक्स की। तो इट्स मीन कि वो कहते हैं जी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो गोया कि आप किसी भी को स्विच अगर ईज़िली कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी ये देखती रहती है कि अगर मेरे कंपैटिटर ने प्राइस गिरा दी, तो मेरे कस्टमर तो फ़ौरन उसकी तरफ चले जाएँगे। तो इनके दरमियान भी कंपटीशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह कंज्यूमर स्विचिंग कॉस्ट डिक्रीज़ेज़, ये बहुत अहम है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है कि कंज्यूमर को क्या तकलीफ उठानी पड़ती है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाने पे। अब मैंने जैसे कहा कि आप बिस्किट लेने गए और वो कहता है जी ये नहीं है, तो आप कहते हैं दूसरा दे दो, तो कोई आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ती, कहीं एक्स्ट्रा जाना नहीं पड़ा, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं आ रहे आपको, कोई सोशल साइकोलॉजिकल पेन नहीं हो रहा आपको, बस आपने कहा अच्छा चलो यार ये दे दो। आप कहते हैं यार पेप्सी दे दो, कहता है पेप्सी नहीं है, आप कहते हैं अच्छा यार कोक दे दो। आप कहते हैं मरिंडा दे दो, कहते हैं मरिंडा नहीं है, फांटा है, आप कहते हैं अच्छा चलो यार ये दे दो। ठीक है? या वाइस वर्सा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट, लेकिन ये स्विचिंग कॉस्ट कहाँ ज़्यादा होगी? यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ से एक यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ये यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है किसी भी वजह से और आप कहते हैं यार मैं दूसरी यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ, बस अपने क्रेडिट शिफ्ट करता हूँ, तो इट विल नॉट बी एन ईज़ी डिसीजन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हो सकता है आपके घर से ज़्यादा दूर हो, वहाँ पे नए टीचर्स होंगे, हो सकता है कोर्स भी चेंज हो सकता है उनकी फ़ीस भी डिफरेंट हो, आपसे इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फ़ीस हो। फिर वहाँ के हो सकता है क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या कवानीन हैं, ये भी आपको जानने समझने पड़ेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि यार आपने यहाँ पर लेट्स सपोज़ 30 क्रेडिट पढ़ लिए हैं, वो यूनिवर्सिटी आप में 30 क्रेडिट में से लेट्स सपोज़ 18 मान रही है या 20 मान रही है, क्योंकि नॉर्मली जब यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी आप माइग्रेट करते हैं, तो वो सारे के सारे क्रेडिट नहीं मानते क्योंकि उनके पास कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हो सकता है वहाँ पे टीचर्स इससे भी ज़्यादा खराब हों, हो सकता है वहाँ पे सिस्टम इससे भी ज़्यादा खराब हो। आपने तो अभी सुन रखा है ना, अभी तो आप गए नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सिचुएशन में आपको स्विच करना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है वो ज़रा रिलैक्स होते हैं। उन्हें पता है कि हम हमारा स्टूडेंट आसानी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना कि बिस्किट को चेंज करना है, जितना टॉफ़ी या कैंडीज़ को या चेंज करना है। तो जिस इंडस्ट्री में स्विचिंग कॉस्ट कम होती है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। अब जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टूडेंट है उसको स्विच करना इतना आसान नहीं है, उसके उसको अच्छी खासी कास्ट पड़ेगी, वो डिक्रीज़ नहीं है, वो अच्छी खासी कास्ट पड़ जाएगी, ठीक है ना? तो उसके लिए स्विच करना मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। जबकि जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे ईज़िली आप स्विच करते हैं और आप करते भी रहते हैं। जैसे ड्रेसेस हैं, आपको एक पसंद आ रहा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा, कहते हैं नहीं यार चलो यार दूसरा दे दो। अच्छा फलाँ नहीं है तो फलाँ दे दो। शूज़ हैं, आप कोई भी चेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट आपको नहीं पड़ती, ठीक है ना? आपको कि एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। ये हमारा तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर जो है वो है हमारा बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर ऑफ
सप्लायर। अब इसको हम देखते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास है आप देखें जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है कंपनीज, तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको हम कहते हैं सप्लायर। आप जैसे किसी भी फैक्ट्री के लिए सप्लायर जो है वो हो सकता है रॉ मटेरियल उनको दे रहे होंगे, कुछ स्टेशनरी दे रहे होंगे, कुछ और टूल्स इक्विपमेंट आ रहा है, हो सकता है लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे इनके सप्लायर हो जाते हैं। अब कंपटीशन किस इंडस्ट्री में बहुत होगा, किन फर्म्स के दरमियान ज़्यादा होगा, जिनके पास सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत है, यानी उनका जो सप्लायर है वो सादा लफ्ज़ों में बड़ा मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन बदमाश टाइप है। तो वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि अगर तो लार्ज नंबर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इंक्रीज्ड व्हेन दे आर इन लार्ज नंबर ऑफ, अगर सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो फिर क्या होगा, उनके पास बड़ी बार्गेनिंग पावर होती है, लार्ज नंबर्स। और उनके पास क्या है, आप फर्म्स हैं, आप फर्म्स के पास जो है सब्स्टिट्यूट बहुत थोड़ा, आपको पता है यार इन्हीं इन्हीं में से मैंने खरीदने हैं और कोई नहीं है मेरे पास, एंड कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल इज़ वेरी हाई। और क्या तीसरा क्या पॉइंट है कि जो सप्लायर्स हैं, इन में से अगर आप किसी सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर के पास जाएंगे तो शिफ्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो उनके साथ, और हो सकता है जो ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे रहा है वो दूसरा सप्लायर इतना आसानी से ना दे, क्योंकि आपका पहली डील होगी उसके साथ। तो आप कहते हैं यार अब नए बंदे के पास जाएंगे, वो मसले करेगा वगैरह वगैरह, तो फिर कहते हैं यार उसके साथ नई कॉन्ट्रैक्ट करने से और नई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करने से बेहतर है इसी बंदे के साथ थोड़ा गुजारा कर लें। तो फिर क्या होता है, जब फर्म्स क्या होंगी, उनके पास पता है कि यार यही सप्लायर हैं चांदे, इन्हीं के साथ हमने सारी डीलिंग करनी है, तो फिर क्या होगा कि वो इन फर्म्स के दरमियान आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। हर फर्म चाहेगी कि वो इस सप्लायर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर काम करे, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन ये है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सप्लायर को काबू करने का एक तरीका ये है कि आप वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएं, यानी या तो उसको खरीद लें उसी सप्लायर को, तो वो आप सप्लायर बस आप ही की फर्म हो जाएगा, तो फिर उसके जितने नखरे नखरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़रा अब आपने ख़रीद लिया, कोई ऐसी इंटीग्रेशन कर लें, उसको पार्शली उसके उसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो फिर वो आपके साथ और तरह से चलेगा। अदरवाइज़ जहाँ पे सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, कंपनियाँ मजबूर होती हैं कि आप उन्हीं सप्लायर्स से ख़रीदें और फिर उन्हीं की बातें मानें। तो फिर क्या होता है, इनके दरमियान आपस में टर्म्स एंड जो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि क्या है, इसकी वजह से वो आपको फिर जो राइवलरी है हमने कहा था, इंटेंसिटी है, वो बहुत बढ़ जाएगी। और जो लास्ट है हमारे पास वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज़्यूमर। पहले था सप्लायर, अब हम ये देखते हैं आया कंज्यूमर के पास भी कोई बार्गेनिंग पावर होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। किस सूरत में होती है? देखिए, कंज्यूमर बीइंग कंसंट्रेटेड और बाइंग इन अ वॉल्यूम इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन। कब होगी? कंज्यूमर पावर इज हाई वेयर प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड। अब उस सूरत में कंज्यूमर के पास बहुत पावर होती है जब हमारे पास बहुत कम तादाद में कंज्यूमर्स हैं। लेट्स सपोज 5 फैक्ट्रियाँ हैं या 5 कंपनियाँ हैं और वो जिनको बेच रही हैं कंज्यूमर हैं ही टोटल, लेट्स सपोज 2 कंज्यूमर हैं। तो अब क्या होगा? अब सोचें कि किस लेवल का कंपटीशन होगा फर्म्स का, कि वो चाहेंगी कि इन 2 में से हर फर्म चाहेगी कि ये दोनों कंज्यूमर मुझे मिल जाएँ, दोनों मुझे मिल, या चले 10 कंज्यूमर हैं, तो 10 में से कितने आप अवेल कर सकते हैं? हर फर्म चाहेगी कि 10 के 10 मुझे मिल जाएँ। चलो 10 में से 6 ही मिल जाएँ, 8 ही मिल जाएँ, 4 ही मिल जाएँ, जितने भी मिल जाएँ। ठीक है ना? तो अब इस सूरत में फिर कंज़्यूमर के नखरे होंगे, क्योंकि उसके पास उसको पता है कि जी मैं ये नहीं तो ये फ़र्म है मेरे पास, ये नहीं तो ये भी है, सब एक ही जैसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो फिर अपनी बार्गेनिंग करेगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा। अब इसकी एक मैं आपको छोटी-सी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो रात में ट्रैवल करते हैं ना, उन लोगों से मैंने अक्सर बातचीत की और मैंने उनको देखा भी अक्सर, जो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो वो देखते हैं कि अक्सर कि यार अगर गाड़ियाँ बहुत हैं और सवारियाँ नहीं हैं, तो वो कहते हैं जी लेट्स सपोज़ आपने पेशावर से लाहौर जाना है और आप अड्डे से बाहर आके रोड पे खड़े हैं, तो वहाँ पे बस आती है और आप उससे कहते हैं, वो कहता है जी ₹800 किराया, कहते हैं नहीं, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो ₹600 दूँगा नहीं तो बस। अब वो देख रहे हैं यार खाली बस जा रही है,
सीट मेरी खाली जा रही है, तो 800 अगर नहीं मिले तो चलो यार 600 तो मिल जाए, वरना ये भी नहीं मिलेंगे तो बस सीट तो मेरी, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, फ्यूल तो मेरा वैसे भी कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए कंज्यूमर अब बार्गेन कर रहा है। देखिए ना, अक्सर तो होता है कि ड्राइवर, जो कंडक्टर जो है वो अपनी मर्जी का किराया चार्ज करते हैं, लेकिन जब कंज्यूमर ज़्यादा थोड़े हों और प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, उसको पता है अगर मैं इसको नहीं उठाऊँगा तो कोई दूसरी बस वाला आके इसको ले जाएगा, और अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो मेरी सीट तो वैसे भी खाली जा रही है, अब आधी रात को मुझे कहाँ सवारी मिलेगी? बस चलो यार 800 नहीं दे रहा, 600 तो दे रहा है ना, तो ये 600 तो मिल जाएँगे ना, फ्यूल तो मेरा वैसे भी उतना ही लगना है। तो क्या होगा? यहाँ पे अब कंज्यूमर बार्गेन कर, इसी तरह अगर मैक्रो लेवल के ऊपर देखें, तो अब मैं अब आपसे कहूँ कि यार पाकिस्तान में कितने इदारे हैं जो टैंक खरीदते हैं? तो अब आप कहेंगे कि टैंक कौन खरीदता है? टैंक सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ही खरीदती है, और किसने खरीदने हैं? तो एक ही बायर है। क्या हुआ? अब एक ही कंज्यूमर है, बड़ा। तो अब वो मार्केट में देखेगा जी, यहाँ से भी उसको अगर लेट्स सपोज़ पाकिस्तान को कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, तो टैंक, तो वो या F-16 या कुछ भी, तो उसको पता है यार ये एक ही बायर है, तो इसी को मैंने डील करना है, और उसको जबकि उसको पता है, पाकिस्तान आर्मी को पता है कि जी हम इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा? कंज्यूमर अपनी बार्गेनिंग पावर जो है वो बताता है। इसी तरह कंडीशंस वेयर कंज्यूमर गेन बार्गेन, इफ बायर्स कैन इनएक्सपेंसिवली स्विच, बायर आराम से स्विच कर सकता है, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर होती है। इफ बायर्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा एक ही है, या बहुत ज़्यादा बल्क में खरीदता है, तो फिर कंपनी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाती है। इफ देयर इज ए फॉल इन कंज्यूमर डिमांड, या कंज्यूमर की डिमांड ही कम होती जा रही है, तो कहता है वो नखरे कहते हैं यार बस देना है तो दो, नहीं मेरे मैं से भी नहीं ले रहा, तो वो फिर क्या करता है? उसको कंपनियों को फिर आपस में किसी तरीके से उस कंज्यूमर को कन्विंस करना पड़ता है। इफ बायर्स आर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस एंड कॉस्ट, अगर बायर्स के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि जी कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने सब्स्टिट्यूट हैं, कहाँ-कहाँ उनकी क्या-क्या प्राइसेस हैं, क्या-क्या उनकी कॉस्ट है और क्या-क्या फीचर्स हैं, तो फिर वो आपके साथ, कंपनियों के साथ ईज़िली नेगोशिएट कर लेता है। तो देखें, एक आप अक्सर सुनते हैं कि जी सेलर के पास बार्गेनिंग पावर होती है, वो नेगोशिएट करता है, लेकिन कभी-कभी कंज्यूमर के पास भी बार्गेनिंग पावर है। तो अगर कंज्यूमर के साथ बार्गेनिंग पावर है, तो फिर क्या होगा? फिर कंपनीज के दरमियान लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। So these are the five forces: bargaining power of consumer, bargaining power of suppliers, rivalry among the firm, और potential entry barriers क्या हैं, और substitute कितने हैं। वो पोर्टर ये कहता है कि ये जो 5 फोर्सेस हैं, ये डिटरमिन करती हैं कि किस कदर इंटेंसिटी होगी कंपटीशन में। अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के पास बाइंग पावर है, सप्लायर के पास बाइंग पावर है, बार्गेनिंग पावर है, और सब्स्टिट्यूट भी बहुत ज़्यादा हैं, और बैरियर एंट्री के इतने हैं नहीं, तो फिर उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा राइवलरी होगी, ठीक है ना? और अगर वाइस वर्सा है तो फिर वहाँ पर कम होगी। सो दैट्स द पॉइंट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ।